गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 24 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को उनके स्टैटिक पॉइंट के साथ आपको नोट करते हुए चलना है। आज मैं आपको लेकिन एक बात बताऊं, सुनिए बेटा। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कुछ ज्यादा ही आ रही है, देखने को मिल रहा है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभी, क्योंकि स्टैटिक पार्ट जो है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में है। इसीलिए बेटा अभी मैं स्टार्ट करूंगा, एक दिन आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी और एक दिन आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी। ठीक है, करंट अफेयर का ऐसा नहीं है कि कोई दिन छूटेगा, मैं इकट्ठी 2 दिन की ही करंट की जो क्लास है वो एक ही दिन में कराऊंगा। जैसे कि 24-25 नवंबर का करंट आपको 26 में मिल जाएगा, 26-27 का करंट आपको 27 या 28 नवंबर को मिल जाएगा। है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई भी करंट की क्लास नहीं छूटेगी, साथ में हम स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देखने को मिलता है कि आजकल जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन मिले, स्पोर्ट्स के काफी क्वेश्चन मिले हैं बेटा। स्पोर्ट्स के जैसे कि और जी करंट के नहीं, जैसे कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई बताइए। ठीक है ना, ऐसे ही बैडमिंटन जो ग्राउंड होता है बैडमिंटन का, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, नेट कितने ऊंचे पर वहां पर लगा होता है ना, कितनी चौड़ाई का नेट होता है, जो वॉलीबॉल हम जो खेलते हैं उसकी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सभी स्टैटिक पार्ट है। ये बुक किसने लिखी है, जो कुछ पुरानी बुक्स भी हैं, है ना, जैसे कि गांधी जी की एक बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बुक किसकी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, स्टैटिक पॉइंट के क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी मैं डेली आपको, डेली नहीं डेली यानी क्लास तो डेली आएगी, एक दिन करंट अफेयर की क्लास आएगी और एक दिन आपकी स्टैटिक जीके की क्लास आएगी। ओके, तो इस तरह से आपके दोनों सिलेबस कंप्लीटली होते चलेंगे, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा। ठीक है, आज आपकी करंट की क्लास है बेटा, कल जो आपकी क्लास होगी वो स्टैटिक जीके की क्लास होगी। सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलना है बेटा आपको। ओके, ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कौन से देश में किया गया है। Recently, the world's largest single-site solar power plant has been inaugurated in which country? तो बेटा आंसर क्या है, यूएसए, यूएई, चाइना या रसिया। सोचा आप लोगों ने, आंसर इज यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसको क्या बोलते हैं बेटा, संयुक्त अरब अमीरात, ये देश है। कैपिटल क्या है इसकी, अबू धाबी, अबू धाबी इसकी राजधानी है। ओके, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल लगा दिया बेटा, सिंगल साइट का। ठीक है ना, और ये 2 गीगावाट की जो बिजली, यहां पर 2 गीगावाट की पावर उपलब्ध कराएगा, जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे 2 लाख घरों को बिजली, 2 लाख घरों को बिजली, 2 लाख घरों को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध होगी। कितने घरों को, 2 लाख। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगेगा बेटा ये, और दुनिया में 2 लाख घरों को ये बिजली दे सकता है, इतना बड़ा है ये। अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूरी पर ये लगाया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात देश में। कैपिटल कौन सी, अबू धाबी। अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूरी पर ये लगाया जाएगा। ठीक है ना, इसका नाम क्या रखा है बेटा, अल धफरा सोलर। मैं इसका नाम बता रहा हूं बेटा, सोलर प्लांट का नाम अल धपरा सोलर फोटोवोल्टिक, सोलर फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, ये नाम है इसका, अल धपरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। तो बेटा ये आंसर होगा। ठीक है ना, ये सोलर प्लांट का जो नाम रखा गया है, संयुक्त अरब अमीरात में, कैपिटल अबू धाबी, अबू धाबी के पास ये प्लांट लगाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा है, 2 लाख घरों को एक साथ बिजली दे सकता है वहां पर। ओके, बात समझ में आ गई। ये इसकी करेंसी क्या होगी बेटा, यूएई की करेंसी। सोचिए कौन सी होगी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी यानी मुद्रा क्या होगी, कौन सी करेंसी वहां पर चलती है, वो चलती है बेटा दिरहम। कौन सी करेंसी चलती है, दिरहम।
दिरहम वहां पर चलता है बेटा, दिरहम वहां की करेंसी होगी। वहां के प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है, पीएम कौन है बेटा, पीएम है मोहम्मद बिन राशिद, मोहम्मद बिन राशिद, मोहम्मद बिन राशिद, ये होंगे वहां के पीएम। ओके, तो बेटा आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूएई इसका आंसर हो गया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइड सोलर प्लांट कहां पर लगेगा, यूएई के अंदर। सबको नोट कर लेना है आपको। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मिचोंग तूफान के कारण कहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये मिचोंग तूफान है बेटा। वेयर वाज हाई अलर्ट इश्यूड ड्यू टू स्टॉर्म मिचोंग, लाल सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। बेटा आंसर इज बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यहां पर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में बेटा ये तूफान अलर्ट किया गया। इसका नाम किसने रखा है, इसका मिचोंग नाम किसने रखा है, म्यांमार ने। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, म्यांमार ने इसका नाम रखा है, म्यांमार कंट्री ने नाम रखा है बेटा। ध्यान रखना, ये जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आते हैं, अरब सागर में आते हैं, इनका नामकरण होता है अलग अलग देशों के द्वारा। तो मिचोंग तूफान का नाम बंगाल की खाड़ी में रखा है म्यांमार देश ने। म्यांमार की कैपिटल क्या है बेटा, म्यांमार की कैपिटल क्या है, कैपिटल बेटा नेपिडो, नेपिडो, या इसको एक नाम और देते हैं, नाव पी ताव, नाव पी ताव, ऐसे भी बोलते हैं, नेपिडो या नाव पी ताव। ओके, ये इसकी कैपिटल होगी म्यांमार की। और म्यांमार की कैपिटल तो ये होगी। म्यांमार के अंदर बेटा हिमालय की एक माउंटेन रेंज है, हिमालय का पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं, हिमालय को वहां पर क्या बोलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि म्यांमार में हिमालय को क्या बोलते हैं बेटा, म्यांमार को हिमालय में, म्यांमार के अंदर हिमालय को क्या बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान योमा बोलते हैं किधर, अराकान योमा बोलते हैं बेटा हिमालय को, किधर, म्यांमार देश के अंदर। ठीक है, इरावती नदी यहां पर काफी बड़ी है, इरावदी या इरावती, ठीक है, यहां पर बहुत लंबी नदी है, इरावती या इरावड़ी भी कर सकते हो। ये लंबी नदी है म्यांमार के अंदर। ओके, म्यांमार के आइलैंड को क्या बोलते हैं, म्यांमार के, जैसे हमारे भारत के आइलैंड से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे ही म्यांमार के आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में बेटा, जिनको बोलते हैं कोको आइलैंड, कोको द्वीप, कोको आइलैंड। कोको द्वीप किसके हैं, म्यांमार देश के हैं बेटा, बंगाल की खाड़ी में। बच्चे ध्यान रखना, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया। कोको आइलैंड किसके आइलैंड है, म्यांमार कंट्री के आइलैंड, ध्यान रखना है आपको। ओके, ये मिचोंग तूफान बंगाल की खाड़ी में आया है, जिसका नाम म्यांमार देश ने रखा है। सबसे ज्यादा तूफान भारत के जल सीमा के अंदर, भारत की वोटर जो बाउंड्री है उसके अंदर, इस साल के अंदर ये छठा तूफान होगा। कौन से नंबर का, छठा तूफान होगा बेटा, ये ध्यान रखना। भारत में सबसे ज्यादा तूफान, भारत में सबसे ज्यादा तूफान इफेक्ट करते हैं ओडिशा के एरिया को। किस एरिया को, ओडिशा को, है ना। सबसे ज्यादा तूफान इस भाग में आते हैं, यहां पर आते हैं, सबसे ज्यादा तूफान ओडिशा में आते हैं बेटा। ओके, ये अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा जो बंगाल की खाड़ी में तूफान आता है, तो भारत का कौन सा राज्य उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो बेटा वो राज्य होगा ओडिशा, ध्यान रखना है आपको। ओके, ओडिशा की बात चली तो मैं आपको, ओडिशा का एक आइलैंड है बेटा, जहां से हम मिसाइल लॉन्च करते हैं। ओडिशा का एक आइलैंड है जहां से हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, उस आइलैंड का नाम व्हीलर आइलैंड। क्या है, व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड। लेकिन अभी इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम चेंज हो गया बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम, ये इस द्वीप का नाम हो गया अभी, एपीजे अब्दुल कलाम। व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, यहां से मिसाइल वगैरह हम लॉन्च करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता था बेटा,
पहले उड़ीसा के अंदर ही वहीं पर थोड़ा सा समुद्र की तरफ वहीं पर व्हीलर द्वीप था। इस द्वीप का नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। ओके, मिचोंग तूफान वहीं बंगाल की खाड़ी में आया है जिसका नाम म्यांमार ने रखा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। घोल मछली गोल्ड फिश को स्टेट फिश के रूप में घोषित किस राज्य के द्वारा कर दिया गया है? बेटा ये कौन से राज्य ने इसको अभी गोल्ड फिश के रूप में घोषित किया गया है? घोल मछली को, इसको गोल्ड फिश भी हम बोलते हैं। तो राज्य कौन सा होगा? गुजरात होगा बेटा। गुजरात की राजधानी कौन सी होगी? गांधीनगर। गांधीनगर किस नदी के किनारे है बेटा? गांधीनगर साबरमती के, साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर है। यहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल यहां के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है ना, भूपेंद्र भाई पटेल। राजधानी गांधीनगर है, साबरमती नदी के किनारे पर होगा। ओके, बात समझ में आ गई? तो भूपेंद्र भाई पटेल ने ऐसा ऐलान किया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? और ये सुनहरी भूरे रंग की जो घोल मछली है, ये वैज्ञानिकों ने इसका नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? आप मुझे बता सकते हो? जो घोल मछली, जो गोल्ड फिश है, इसको स्टेट फिश के रूप में किसके द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा उसको ऐसा स्टेट फिश का दर्जा दिया गया? तो वो है गुजरात, है ना। तो बेटा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? घोल फिश का वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिबिया। ध्यान से सुन लेना, घोल फिश का वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिबिया। ये इसका वैज्ञानिक नाम है, प्रोटोनिबिया। ओके, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिबिया। ओके, इसको मछली को पोषण का पावर हाउस कहते हैं। ये मछली जो है ना बेटा, इससे बहुत सारे विटामिन वगैरह हमें मिलते हैं, विटामिन प्रोटीन वगैरह। तो इसको पोषण का पावर हाउस भी कहते हैं। पोषण का पावर हाउस, पोषण का पावर हाउस। ठीक है, पोषण का पावर हाउस, न्यूट्रिएंट का जो है पावर हाउस इसको कह सकते हो आप। बहुत सारे न्यूट्रिशन यहाँ पर, ये विटामिन मिनरल्स वगैरह, इससे काफ़ी चीज़ें हमें मिलेंगी, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, मछली, एक झींगा मछली भी होती है बेटा जिसको प्रॉन फिश बोलते हैं। झींगा मछली, प्रॉन फिश, जिससे संबंधित है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द प्रॉन फिश, झींगा मछली। या अगर मछली, झींगा मछली ऑप्शन में नहीं है तो उसका आंसर होगा बेटा अनियन, प्याज से संबंधित भी होती है पिंक रेवोल्यूशन। गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? प्याज से या झींगा मछली से। ठीक है बेटा, जिसको प्रॉन फिश भी हम बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, गुजरात की बात चली तो बेटा मैं गुजरात में स्टैटिक पॉइंट आपको और भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, गुजरात के अंदर बेटा एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं। एशियाटिक लाइन्स आपको सिर्फ और सिर्फ गुजरात के नेशनल पार्क में मिलेंगे। और गुजरात का एक ही नेशनल पार्क ऐसा पूरे भारत में जो गुजरात के अंदर है, जिसको बोलते हैं गिर नेशनल पार्क। यहां पर एशियाटिक लाइन आपको मिलेगा बेटा, और किधर भी आपको नहीं मिलता। ओके, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर बांध, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा डैम है गुजरात का सरदार सरोवर बांध। किस नदी पर है? किस नदी पर बेटा? नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर, याद रहेगा। गुजरात का सबसे बड़ा डैम है सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी पर है। गुजरात के अंदर सबसे बड़ा यहां पर एक शहर बताया जाता है बेटा सूरत। सूरत किस नदी पर बेटा? ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी के किनारे पर बसा बहुत बड़ा शहर है सूरत। ओके, बात समझ में आ गई? सूरत में ही सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, यहीं पर फ्रांसीसियों ने भी सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाई थी, यहीं से व्यापार की शुरुआत की थी उन्होंने। ओके, बात समझ में आई? गुजरात के अंदर बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित यहां पर झील है मैन मेड लेक, सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सुदर्शन झील बनवाई थी। मैन मेड लेक है गुजरात के अंदर। गुजरात में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा बेटा? गुजरात के अंदर सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है, बता सकते हैं? गुजरात के अंदर सबसे बड़ा पर्वत शिखर है गिरनार। ठीक है, गिरनार। फिर वहां पर कच्छ की खाड़ी भी है, कच्छ का पर्वत भी है।
कच्छ की पहाड़ियां, ये आप कह सकते हो। ठीक है, कच्छ का रण भी है ना। गिरनार पर्वत है, यहीं पर मांडव हिल्स हैं, यहीं पर बरडा हिल्स हैं। ठीक है, बरडा की पहाड़ियां, गिरनार, कच्छ, ये सभी माउंटेन्स है बेटा गुजरात के अंदर। जो सबसे ऊंची बड़ी लंबी जो पहाड़ियां वो गिरनार की पहाड़ियां हैं गुजरात के अंदर। ओके, तो ये हो गए गुजरात के स्टैटिक पॉइंट। यहीं पर सोमनाथ टेम्पल है बेटा। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर है, जिसको कितनी ज्यादा बार लूटा गया बेटा। सबसे भयानक अटैक यहां पर 1025 में महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी ने किया था। 20 लाख सोने के सिक्के यहां से लूट के ले गया था और एक सोने का दरवाजा लूट के ले गया था, जिसको रास्ते में जाटों ने लूट लिया था। तो इसलिए उसका लास्ट अटैक जाटों के खिलाफ था 1027 में। ठीक है, 1027 में लास्ट अटैक अगेंस्ट टू जाटलैंड, तो जाटों के खिलाफ था बेटा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। पंजाब की कौन सी नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की गई है? बहुत ही दुर्लभ मेटल होता है बेटा ये। दुर्लभ बोले तो बहुत मुश्किल से मिलने वाला जो है वो है टेंटलम। मेटल कौन सा? टेंटलम। तो बेटा ये कौन सी नदी में मिला है? अभी ये सतलुज नदी के अंदर मिला है बेटा। ये किस किस काम आता है? टेंटलम जो मेटल है ये इलेक्ट्रिसिटी में, कंडक्टर्स में, है ना, सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में, सेमी कंडक्टर्स में इसका यूज होता है। रेयर मेटल इसको बोलते हैं। रेयर मेटल मतलब मुश्किल से मिलने वाली धातु है टेंटलम। ओके, और इसकी खोज जो है ना वो आईआईटी रोपड़ ने वहां पर की है। रिसर्चर कौन थे? आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ में जो हैं उन्होंने इसकी खोज की थी। ओके, इसका कलर कैसा होता है? इसका ग्रे कलर होता है। ठीक है ना, टेंटलम का कलर कैसा है? ग्रे कलर होगा बेटा इसका, ये बच्चे ध्यान रखना। ओके, ये बहुत ही हैवी धातु होती है, बहुत भारी होता है, कठोर होता है ये, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये बहुत ही हावी मेटल है, हैवी मेटल है और भारी है ये, काफी हैवी होगा। बात समझ में आ गई? तो पंजाब की बात चली तो बेटा पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम से पंजाब पड़ा। पंच मतलब 5, आब मतलब पानी, तो 5 नदियों के पानी से नाम हुआ पंजाब। हालांकि ये पांचों नदी हमारे वाले पंजाब में नहीं है। ये पूरा पंजाब जो था पहले जो पाकिस्तान में है, जो हमारे वाला पंजाब है, पूरा ये पाकिस्तान था बहुत बड़ा, इसमें ये 5 नदियां जाती थी। तो पंजाब की 5 नदियां मैं आपको बता दूं, देख लिए एक बार, सुन लीजिए। झेलम, ठीक है, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये हैं पंजाब की 5 नदियां बेटा। इनके नाम से पंजाब नाम होता है। पंजाब के आज तक के सबसे बड़े राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह, अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि की थी इन 1809 में। अमृतसर की संधि, अमृतसर ट्रीटी इन बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में ये संधि हुई थी 1809 में। इसी संधि से क्या हुआ था बेटा? इस संधि में अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के सामने एक शर्त रखी थी कि सतलुज नदी के नीचे का जो भी पूरा भारत का एरिया होगा यहां पर रूल हम करेंगे, और सतलुज नदी के ऊपर का एरिया जो अफगानिस्तान तक है वहां पर रूल आप कीजिए। ये थी अमृतसर की संधि। ये कब हुई थी? 1809 में अंग्रेजों के चार्ल्स मैटकॉफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ ये की थी। ये बड़ी एक भूल थी महाराजा रणजीत सिंह की बेटा, क्योंकि उस वक्त की सबसे बड़ी सेना महाराजा रणजीत सिंह के पास है। जिस सेना को, जिस फौज को क्या नाम दिया जाता था? महाराजा रणजीत सिंह की फौज का नाम क्या था बेटा? सुनिए, फौज ए आइन। बहुत बड़ी फौज है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और इसमें अंग्रेज भी शामिल है। इतनी बड़ी फौज थी ये। चाहते तो महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों को खुद ही खदेड़ देते, भगा देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो संतुष्ट रहे। सतलुज नदी से ऊपर का जो एरिया है, झेलम, जो ऊपर वाला एरिया जो अफगानिस्तान तक है, वहीं उन्होंने रूल किया, राज किया। नीचे वो नहीं आए। अंग्रेजों से उनका फिर कोई भी ऐसा झगड़ा नहीं रहा। जो महाराजा रणजीत सिंह है उनके 4 बेटे थे बेटा।
ठीक है, नौनिहाल, खड़ग सिंह, शेर सिंह, खड़ग सिंह, नौनिहाल और दिलीप सिंह। दिलीप सिंह सबसे छोटा था। दिलीप सिंह को पंजाब का राजा घोषित किया जाता है बेटा 1843 में, और दिलीप सिंह के साथ ही अंग्रेजों ने लास्ट लड़ाई लड़ी इन 1849। 1849 में पंजाब को अंग्रेजों ने हड़प लिया और दिलीप सिंह को भेज दिया पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में, और दिलीप सिंह से लिया था कोहिनूर डायमंड। उसी कोहिनूर डायमंड को आज कहां पर रखा है, वो उसको कहां पर भेज दिया, इंग्लैंड में। आज तब से लेकर आज तक वो कोहिनूर डायमंड वहीं इंग्लैंड में रखा हुआ है, जो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने छीन लिया था, है ना। तो अंग्रेजों ने पंजाब को पूरा का पूरा पंजाब हड़प लिया था महाराजा दिलीप सिंह से, ठीक है बेटा, इन 1849 में। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड करके कुछ मैंने क्वेश्चन से रिलेट किए हैं, तो इन सबको नोट कर लेना बेटा आपको। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अग्नि पहल का संबंध किससे है जो आजकल चर्चा में है? अग्नि पहल का संबंध किससे है जो आजकल चर्चा में है? आयुर्वेद चिकित्सा, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, वैक्सीन। आंसर इज आयुर्वेद चिकित्सा। आयुर्वेद चिकित्सा से इसका संबंध है बेटा। अग्नि पहल, सुनिए, जो अग्नि पहल है, इसे अग्नि पहल का जो इसका मैं पूरा आपको बताऊं, आयुर्वेद चिकित्सा से इसका संबंध है, ये ध्यान रखना। आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल, इसको क्या बोलते हैं? आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य पहल, ये नाम है इसका। आयुर्वेद से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट हुआ करेगा भी, ये ध्यान रखना बेटा। अगर जड़ से खत्म करना है किसी बीमारी को तो बेटा आयुर्वेद है वो, बस एक तरीका, है ना। यहां पर बेटा आयुष मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी। तो आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है बेटा? अभी ये है सर्बानंद सोनोवाल। मिनिस्टर कौन है बेटा? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल इसके मिनिस्टर हैं। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बताऊं, सुनिए बेटा। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हमारा है ना आयुष मंत्रालय, तो बेटा आयुष मंत्रालय है हमारा। तो आयुष से क्या क्या बन सकता है, सुनिए। आयुष से बनेगा, ए से बनेगा आयुर्वेद, वाई से बनेगा योगा, और बेटा जो यू है, यू से बनेगा यूनानी, ठीक है। यू से क्या बनेगा? यूनानी होता है ना, यूनानी सिस्टम से रोग का इलाज करना, यूनानी पद्धति जिसको हम बोलते हैं, है ना। एस से बनेगा सिद्ध, एस से क्या बनेगा? सिद्ध, और एच से बनेगा होम्योपैथी, एच से बनेगा होम्योपैथी। फिर से सुन लो, ए फॉर आयुर्वेद, ठीक है, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। ये इसका फुल फॉर्म होता है आयुष का। तो आयुष ने घोषणा कर दी कि बीमारी का इलाज आयुर्वेद तरीके से सबसे अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। इसके लिए अग्नि पहल शुरू किया गया है जो रिलेटेड है आयुर्वेद चिकित्सा से। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये क्वेश्चन था। आयुर्वेद का जिक्र हमारे कौन से वेद में है, आप मुझे बता सकते हैं? आयुर्वेद का जिक्र हमारे कौन से वेद में किया गया है? आप लोगों को ये कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। इसका आंसर बेटा आप लोग मुझे दोगे। कौन से वेद में आयुर्वेद के बारे में बताया गया है? हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो बेटा कौन से वेद में आयुर्वेद का जिक्र है ये मुझे आप लोग बताओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत में कहां नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैट बॉक्स जिसका नाम बीरबल लॉन्च किया है? चैट बॉक्स कौन सा बेटा? चैट बॉक्स बीरबल, ये रहा चैट बॉक्स बीरबल, ये लॉन्च कर दिया बेटा कौन सी सिटी में? आंसर इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो लोगों से ये बात कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऐसा रोबोट होगा बेटा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रोबोट होगा, इसके जरिए जो ये लोगों से बातचीत कर सकता है, जैसा कि आपको यहां पर चित्र में दिख रहा है। ये जो चित्र है ये एआई रोबोट है ना, जो कि चैट कर सकता है आदमियों से, यहां पर बात कर सकता है। देखो बेटा कमाल की कारीगरी है ना, ये आदमी की तरह सोचता है, बात करता है। कहां पर हुआ है ये बीरबल? ये कहां पर लॉन्च किया है बेटा? चैट बॉक्स बीरबल चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ की बात चली तो बेटा चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है ना। पंजाब हरियाणा अलग हुए थे बेटा कब?
1 नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा दोनों अलग बन गए थे 1 नवंबर 1966 में। ठीक है बेटा। चंडीगढ़ दोनों की राजधानी कर दी गई थी। चंडीगढ़ की सबसे बड़ी झील है सुखना झील। कौन सी झील है? सुखना झील। सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर है बेटा, ध्यान रखना। ओके चलो, बीरबल की बात चली तो बीरबल बेटा किसके दरबार में थे? बीरबल थे बेटा अकबर के दरबार में। 9 रत्न थे, उनमें से एक थे बरबल। जो बीरबल हैं उनका रियल नाम था महेश दास। बीरबल का रियल नाम, वास्तविक नाम था महेश दास, है ना। बीरबल ही अकेले वो आदमी थे जिसने अकबर के द्वारा चलाया गया जो नया धर्म था दीन ए इलाही, जिसको अपनाया था बीरबल ने। अकेला हिंदू बीरबल ही था जिसने दीन ए इलाही धर्म को फॉलो किया था, है ना। बच्चे ध्यान रखना। तो बीरबल एक चैट बॉक्स है बेटा, AI संचालित चैट बॉक्स बीरबल अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, है ना। अकबर बीरबल के आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी भाई, जिसका हाल ही में अभी निधन हो गया? हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो बेटा सुप्रीम कोर्ट की पहली जज तो सबको मालूम है, फातिमा बीबी थी। फातिमा बीबी, है ना। ये केरल की थी बेटा। केरल में वकील का काम स्टार्ट किया था। केरल में वकील का काम स्टार्ट किया था बेटा फातिमा बीबी ने। ओके, इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में। ये कितने साल की थी? 96 वर्ष की थी फातिमा बीबी बेटा। अभी 96 ईयर्स ओल्ड थी। 96 साल की थी फातिमा बीबी अभी। ओके, केरल के वकील का काम इन्होंने किया था। 1974 में जिला और सत्र न्यायाधीश बनी थी बेटा। 1974 में डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन कोर्ट की जज, डिस्ट्रिक्ट जज और सत्र न्यायालय बोले तो सेशन कोर्ट जो होता है ना, अपने लोकल जो अपने कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी जज और जो अपना सत्र न्यायालय होता है सेशन कोर्ट की भी जज। ये कब बन चुकी थी? 1974 में। सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी बेटा 1989 में। सुप्रीम कोर्ट की जज कब? 1989 में। फातिमा बीबी, बहुत बड़ा नाम है फातिमा बीबी का। ठीक है बच्चे ध्यान रखना, बहुत बड़ा नाम है फातिमा बीबी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किरण बेदी भारत की पहली IPS ऑफिसर आप कह सकते हो, IPS ऑफिसर बनी किरण बेदी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला PM प्रधानमंत्री, जो कि अभी तक इकलौती महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, अभी तक प्रधानमंत्री एक ही महिला बनी है जिनका नाम है इंदिरा गांधी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। इससे पहले मैं फिर आपको बता दूं, अगली जो क्लास होगी यानी कल जो मैं क्लास बनाऊंगा बेटा वो स्टैटिक जीके की क्लास होगी। एक दिन करंट अफेयर की क्लास आएगी, एक दिन स्टैटिक जीके की क्लास आएगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना। लेकिन जो एक दिन की करंट अफेयर की क्लास होगी उसमें दोनों दिनों का करंट अप मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका करंट का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे 2 दिन में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जैसे 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, 8 क्वेश्चन बनते हैं डेली, तो तब लगभग 14-15 या लगभग 20 क्वेश्चन भी आपको 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। इकट्ठी वो क्लास हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन एक दिन स्टैटिक जीके भी, मिसलेनियस भी बहुत जरूरी हो गया बेटा करना आपके एग्जाम के लिए। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद, ठीक है ना, इसको ओस्ट्रा हिंद भी कह सकते हैं। इसका 23वां ये संस्करण है जो हाल ही में भारत और कौन से देश के बीच शुरू हुआ। द एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद 23 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ बेटा हुआ है हमारा ये। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये चला है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मैं कई बार बता चुका हूं बेटा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। राजधानी कैनबरा है। डॉलर यहां की मुद्रा होगी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहां की मुद्रा होगी। एंथोनी अल्बनीज यहां के PM होंगे।
एंथोनी अल्बानीज एंथनी अल्बानीज यहां के प्राइम मिनिस्टर होंगे। ओके, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हमारा ऑस्ट्रो हिंद या अस्ट्रा हिंद जो वॉर एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी हुई बेटा 23वीं है, ये ध्यान रखना ये, ठीक है। और ये कहां पर हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया की मैं स्टैटिक पॉइंट आपको बता दूं। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट रिवर है मर्रे डार्लिंग। यहां लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट कोसियस्को, हाईएस्ट माउंटेन पीक सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माउंट कोसियस्को है यहां पर, है ना। यहां पर डेजर्ट है बेटा विक्टोरिया, गिब्सन, सिंपसन, ये यहां पर डेजर्ट है। यहां दुनिया में सबसे अधिक बॉक्साइट मिलता है, दुनिया में सबसे अधिक ग्लास और बॉक्साइट दुनिया में सबसे अधिक कहां मिलता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वूल यानी ऊन भी दुनिया में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होती है। कौन सी ऊन? मेरिनो भेड़ से प्राप्त ऊन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होती है। यहां ग्रेट बैरियर रीफ भी है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कोरल आइलैंड है ना बेटा, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है जैसे हमारा, उसको बोलते हैं कोरल आइलैंड, है ना। पर हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्ति से बना द्वीप, लक्षद्वीप। ये प्रवाल भित्ति कोरल आइलैंड क्या होता है? जो समुद्री छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो शिप होती है, जो कि जो घोंगे होते, शंख हैं, सीपियां हैं, इनके अंदर जीव जो होता है ये मर जाते हैं तो ये चीजें एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, उन्हीं से बनता है एक आइलैंड, द्वीप, उसी को कोरल आइलैंड बोलते हैं। जब यही कोरल आइलैंड बहुत बड़ा आइलैंड बन जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो बेटा ग्रेट बैरियर रीफ किधर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। यहां पर कोई भी वोल्केनिक माउंटेन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया से पास आउट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। इसके अपोजिट कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन भारत से गुजरती है। जब भारत में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है तो इंडिया में सर्दी होती है। इस तरह से चलता है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। ओके, तो बेटा ये थे क्वेश्चन आज के। इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, एक दिन हम स्टैटिक जीके करेंगे, एक दिन करंट अफेयर की क्लास हम किया करेंगे आगे से। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।